तो लास्ट टाइम स्टूडेंट हम पोटेंशियल के बारे में देख रहे थे, तो हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन निकल के आता है, तो काफी इंपॉर्टेंट थी वो बात। आज में हम कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। तो आज हमें सबसे पहली चीज जो देखनी है वो ये है कि हमारे पास एक शेल है किसी रेडियस आर की, मतलब शेल का मतलब अंदर उसके मैटर नहीं है, कोई आर रेडियस का हमारे पास स्फीयर है, उसके ऊपर हमें कुछ चार्ज दिया है, तो हमें देखना है कि उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। ओके, तो सबसे पहली बात आज हम यही देखेंगे। तो हमें निकालना है कि एनर्जी स्टोर, पोटेंशियल एनर्जी stored in shell of radius r, मतलब एक शेल में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। ओके, तो अपने पास इस तरह से मैं बताता हूं मैं कि एक अपने पास शेल है, इसके ऊपर हमें क्या करना है, हमें टोटल चार्ज क्यू देना है इसके ऊपर। ठीक है, सपोज कि हमें इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू देना है, इसको चार्ज करना है हमने, और हमने टोटल इसको क्यू चार्ज दे दिया। ये क्यू चार्ज जो हमने दिया है ना इसको, ये हमने छोटे छोटे एक स्मॉल चार्जेस की फॉर्म में इसके ऊपर दिया है। मतलब ये कि पहले इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इस शेल के ऊपर हमने क्या था, हमने इस शेल को टोटल चार्ज क्यू देना है, तो हमने इन्फिनिटी से किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से क्यू चार्ज लाके पहले इसके ऊपर रखा, फिर और चार्ज आके इसके ऊपर रखा, फिर और रखा, इस तरह करते करते हम इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आ गया, नेगेटिव आ गया। तो हमने यही बताना है कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने के लिए यही होगा कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर हमने इस शेल को क्यू चार्ज देना है, तो वर्क करना पड़ेगा ना, क्योंकि सपोज है कि इसके ऊपर किसी भी टाइम पर क्यू चार्ज है, तो हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर किसी भी टाइम पर जो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है उसकी वैल्यू क्यू है, किसी भी टाइम पर सपोज क्यू चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, और चार्ज हमें अब आगे और रखना है। अब हमने कोई और डीक्यू चार्ज लेके आना है और इसके ऊपर लाके रखना है, क्योंकि इसको बढ़ते जाना है ना चार्ज से, ताकि टोटल चार्ज क्यू हो जाए। तो अगर मैं इस चार्ज को लेके आऊंगा तो ये वाला पहले चार्ज यहां पर था, इस चार्ज के ऊपर पहले क्यू चार्ज था, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो ये वाला अपने आप नहीं ना आ सकता, कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ वर्क करके हम इस चार्ज को इसके ऊपर लेके आ सकते हैं। तो इस वजह से जो वर्क होएगा वो इस शेल के अंदर आएगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता रहेगा। तो हमें उसी की कैलकुलेशन करनी है ना, इसका रेडियस कितना है, आर है इस शेल का रेडियस। तो किसी भी टाइम पर हम सपोज कर लेंगे कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू। तो अगर अब हम इसका पोटेंशियल लिखें सबसे पहले, तो जस्ट हमें सपोज कर लेंगे एट एनी टाइम, हम लिखेंगे एट एनी टाइम चार्ज ऑन शेल इज क्यू, किसी भी टाइम पर क्यू चार्ज है शेल के ऊपर, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसके ऊपर, पोटेंशियल, तो जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो होगी इस समय के क्यू डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि इसके ऊपर क्यू चार्ज है, तो पोटेंशियल कितना होगा, ये चार्ज क्यू, इसके ऊपर पोटेंशियल निकालना है ना, तो ये अपने पॉइंट्स के लिए पॉइंट चार्ज प्रेयर करेगी, है ना, क्योंकि ये पॉइंट्स जो इसके सरफेस पे है उनके लिए पॉइंट चार्ज प्रेयर करेगी, और पोटेंशियल कितना रहेगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी और डीक्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, तो अब कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें, जो भी वर्क डन करेंगे हम डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, वो ही तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, दैट इज इक्वल टू डीयू, और वो कितना होगा, वो यू नो दैट इज इक्वल टू वी इनटू डीक्यू, दैट इज इक्वल टू, जहां इसको क्यू इनटू डीवी लिख लो, वी इनटू डीक्यू, वी पोटेंशियल डिफरेंस है मल्टीप्लाई बाय चार्ज डीक्यू। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये पोटेंशियल हो जाएगा इसके सरफेस का, इन्फिनिटी का कितना था, 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो v आ गया, v माइनस 0, तो v आएगा वो, और इस पोटेंशियल डिफरेंस में dq चार्ज को लेके आ रहे हैं, चार्ज कितना लेके आ रहे हैं हम, dq, तो dq आ रहा है, तो एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी, v इनटू dq, तो v का वैल्यू आ गया अपने पास v इनटू dq, और v की वैल्यू में बताई है, ये v की वैल्यू उठा के यहां कर देंगे, तो v की वैल्यू कितनी बन जाएगी, k डिवाइडेड बाय r, साथ में dq है, बस इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट, तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो u कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन पॉइंट से बाहर आ जाएगा k एंड r, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रहेगा k q इनटू dq, और लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट हम जानते हैं कि पहले इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, पहले चार्ज था 0, और बाद में चार्ज कितना हो गया q, तो लिमिट क्या होगी 0 से q, तो
कितना अंतर आ जाएगा, u इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय r, और q उसके डिवाइडेड बाय 2 आ जाना है, q उसके डिवाइडेड बाय 2, लिमिट कितनी आ जाएगी 0 टू q। यहां अगर हम राइट साइड पे लिख लेते हैं, इसके बाद जो u आएगा अपने पास वो आ जाएगा k डिवाइडेड बाय r, 2 भी बाहर लिख लो, और फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल देंगे, तो वो डालते आंसर कितना आ जाएगा q स्क्वायर, और k की वैल्यू भी कर दो, तो k की वैल्यू कर देंगे 1/4 पे आपका आपको आंसर आ जाएगा q उसके डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई शेल है, उसको मैंने टोटल चार्ज क्यू देना है, धीरे धीरे करके टोटल चार्ज क्यू देना है, तो मेरे पास जो इसके अंदर टोटल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जहां फिर ये कह रहा हूं कि जो टोटल वर्क डन करना पड़ेगा ऐसा करने के लिए, उसकी वैल्यू कितनी होगी कि उसके डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर इसका। आगे हम जो सॉल्व करेंगे वो सॉलिड स्फीयर के लिए सॉल्व करना है, तो हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन सॉलिड स्फीयर, कि सॉलिड स्फीयर जो अपने पास होता है उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, सेम मेथड से। ओके, तो लेकिन इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का थोड़ा सा नजरिया अलग है, तो मैं तुम्हें बताता हूं, है ना। हमने करना क्या है कि हमारे पास ना एक स्फीयर बनाना है हमने, है ना, जैसे सपोज ऐसे लिख लेते हैं इसको कि ये अपने पास स्फीयर है, ये इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू देना है हमने, है ना, और टोटल चार्ज क्यू देना है, तो मतलब चार्ज सॉलिड है तो हर जगह आएगा इस तरह से। उसी तरीके से इंफिनिटी से dq चार्ज को ले आता है, ऐसे इंफिनिटी से dq चार्ज लेते आना है और टोटल चार्ज इस पे क्यू कर देना है। लेकिन अब ऐसा नहीं ना कि हम सिर्फ चार्ज इसके सरफेस पे रखेंगे, तो इसकी बाउंड्री पे रखेंगे चार्ज, क्योंकि सॉलिड का चार्ज तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे ना, यहां से इसका सेंटर है, वहां से चार्ज बनना स्टार्ट करेंगे, यहां से चार्ज मतलब पहले चार्ज को लाके रखूंगा तो यहां पे लाके रखूंगा, अगले को भी यहां पर, तो ऐसे ऐसे करते करते हम क्या बनाएंगे पूरा, ये अपने पास एक सॉलिड स्फीयर बनाएंगे। तो इसके अंदर हम ऐसा सपोज करते हैं कि हमने क्या किया है कि किसी भी टाइम के ऊपर ना हमने इतना सारा जो स्फीयर था उसको कर दिया था, इतने से स्फेरिकल पार्ट को, अभी बाहर नहीं चार्ज हमने रखा, इतने वाले में जो डॉटेड कर रखा है, इतने वाले को हमने चार्ज कर दिया है। पर किसी भी टाइम पर ये r रेडियस तक का जो हमारे पास ये थोड़ा सा सॉलिड स्फीयर है, इतना चार्ज हमने भर दिया, मतलब इतने रीजन में हमने चार्ज भर दिया है ना, और चार्ज की वैल्यू है हमारे पास q। ओके, तो अब हम कर लेंगे क्या इसके अंदर, अब हम एक और रिंग लेके आएंगे। ये हम कैसे भर रहे हैं, पहली बात ये जो हमारे पास चार्ज हम भर रहे हैं इसके अंदर सॉलिड स्फीयर के अंदर, तो कैसे भरा जा रहा है, वो ऐसे कोई हम dq चार्ज को नहीं लेके आ रहे, बेसिकली हम इन रिंग्स को लेके आ रहे हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ पर रिंग्स है हमारे पास, वो पहली रिंग लाते हैं हमारी, अगली उसके ऊपर, फिर अगली उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इस तरह करते करते हमारे पास क्या बनता जा रहा है सॉलिड स्फीयर। जैसे वो डिस्क का केस था, तो डिस्क के अंदर भी हमने एलिमेंट नहीं लिया था, तो इसके अंदर भी हम जो हमारे पास सॉलिड स्फीयर है इसके अंदर भी हमारे पास एलिमेंट्स कैसे होंगे, जो चार्ज के एलिमेंट होंगे, वो कह लो कि शेल्स होंगी, है ना, रिंग की बजाय हम शेल्स को यूज करें तो ठीक है, तो शेल्स होंगी, छोटी छोटी शेल्स को लाते रखते रहेंगे हम, और हमारे पास इस तरह से फिर सॉलिड स्फीयर बन जाएगा टोटल। तो किसी भी टाइम पर हमने सपोज कर दिया है कि क्यू चार्ज r रेडियस के रीजन में भरा गया, उसके बाद हम एक और शेल को लेके आ रहे हैं और ये वो शेल इसके ऊपर लाके रख रहे हैं। ओके, तो सपोज कर लेंगे जब ऊपर लाके रखी इस तरह से अगर हम ऊपर लाके रखे तो ये रीजन बन जाएगा, और ये शेल की उसकी विड्थ कितनी थी, सपोज दैट इज इक्वल टू dr, ये अपने पास विड्थ कितनी है शेल की dr। ओके, और उसके ऊपर चार्ज कितना है dq ले लेते हैं, है ना, ये चार्ज कितना ले लेते हैं उसके ऊपर dq, विथ dr एंड चार्ज उसके ऊपर dq, है ना। अब हमें यही निकालना है कि अब कितनी एनर्जी बढ़ी जब हमारे पास मैंने ये dq चार्ज की एक शेल लाकर इस रेडियस r के ऊपर रखी, इसका रेडियस r है ना अपना, इसको थोड़ा सा राइट बना लेते हैं कहीं और, है ना, इधर बना लो इसको, यहां पर इसका रेडियस r है ना अपने पास, ये हमारे पास जो हमने भर किया था जितने रीजन में चार्ज,
उसका रेडियस आर है। उसके बाद एक और शेल आके रखी है जिसके ऊपर चार्ज d2 है और इसकी यूनिट से dr है। तो अब हम पहले निकालेंगे कि कितने से एनर्जी बढ़ गई है ना, इस जो हमारे पास इतने रीजन की जो स्फीयर था उसकी कितने से एनर्जी बढ़ गई है, तो उसको हम एक्सपोज लिख लेते हैं, वही एनर्जी जो बढ़ी है उसको डी लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 4 पे du। ये du से एनर्जी हमारी बढ़ती है और वो किसके इक्वल होएगा, वो हम जानते हैं दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस v इनटू dq। तो वो तो इतना होगा क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस v मल्टीप्लाई बाय द चार्ज dq। तो v कितना होगा, v किससे हम जानते हैं, v की वैल्यू होगी k q डिवाइडेड बाय r, क्योंकि इसका रेडियस कितना था r और इसके सरफेस पे लाके हमने ये शेल रखी है ना जिसकी यूनिट से dr है, इसके सरफेस पे लाके रखी है r रेडियस के सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे। तो इस वजह से इसके सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा, k जितना उसके ऊपर चार्ज था, इसके ऊपर चार्ज कितना था स्मॉल q, k q डिवाइडेड बाय जितना इसका रेडियस था। तो इसका रेडियस कितना था, इसका रेडियस तो स्मॉल था, तो ये अपने पास आ जाएगा इसका पोटेंशियल जो इसके सरफेस का होगा k dq डिवाइडेड बाय r, और उसके बाद dq चार्ज और आएगा तो मल्टीप्लाई बाय द dq, ये आ जाएगा अपने पास। ओके, तो बेसिकली मतलब हम यहां पे लिख भी देता हूं मैं, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी बढ़ रही है k q डिवाइडेड बाय r, तो ये अपने पास आ जाएगा। अब हमने इसी को इंटीग्रेट करना है, लेकिन अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो r भी वेरिएबल होगा, पिछले केस में नहीं था, पिछले केस में r को इंटीग्रेशन करके बाहर ले गए थे क्योंकि r इसका रेडियस था ये वाला, लेकिन अब r क्या है, वेरिएबल है। तो अब हमें इसको करना है इंटीग्रेट, तो हम इसी को करेंगे इंटीग्रेट। तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एनर्जी u निकल आएगी, दैट इज इक्वल टू k बाहर आ जाएगा तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ q dq डिवाइडेड बाय r, इतना जाएगा अपने पास। तो एक हम नंबर एक इसके अंदर और एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि सॉलिड स्फीयर है मतलब इसका वॉल्यूम होगा, तो इसकी एक वैल्यू और दे रखी है दैट इज इक्वल टू द रो। तो रो हम जानते हैं क्या होता है, चार्ज डेंसिटी और इसी चार्ज करंट वॉल्यूम। तो फिर हम इसमें रीजन में कितना चार्ज होगा, ये वाला जो रीजन है r रेडियस का जो स्फीयर हमने बनाया है इस पे कितना चार्ज होगा, क्यों वो हम जानते हैं कि क्यों हम कितना लिख सकते हैं, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, और वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई r3। तो ये अपने पास आ जाएगा, यहां से मैं dq भी निकाल सकता हूं, ये dq चाहिए मुझे, तो dq कितना आ जाएगा, मतलब dq डिवाइडेड बाय dr इट इज इक्वल टू द रो 4 पाई r2, और dq अपने पास कितना आ गया 4 पाई रो r2 इनटू dr। तो ये q एंड dq की वैल्यू हम क्या करेंगे, ऊपर यहां पे भर देंगे। तो u अपने पास कितना आ जाएगा, ये q की जगह पे क्या लिख देंगे, वो 4/3 पाई स्मॉल r2 इनटू dq डिवाइडेड बाय 4 पाई रो, ये dq की जगह पे भर देंगे हमने वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ द dq, तो इसकी जगह पे भरी जाएगी, नीचे तो r है तो dq की जगह पे कितना आ जाएगा, फिर 4 पाई रो r2 इनटू dr, यहां तक आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा यहां तक, मतलब चीजें मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मतलब ये वॉल्यूम इसको ये लिखना है इस तरह से, इसकी डेंसिटी रो है। ओके, तो उस टर्म में थोड़ा सा लिखना आना चाहिए, बहुत बिल्कुल इजी है, हम पहले करते ही आ रहे हैं ये सारा कुछ, हमने कई बार लिखा इस चीज को। ओके, तो इस तरह से यहां तक निकल आएगा अपने पास इसका बेसिकली इंटीग्रेशन। फिर से जो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिख लेते हैं, तो कांस्टेंट कैसे बाहर लिखेंगे, तो u विल बिकम इक्वल टू द ये रो बाहर आ जाएगा, 4 पाई बाहर आ जाएगा, मतलब k को पहले बाहर था, फिर कितना आ गया 16 पाई स्क्वायर बाहर आ गया, 4 4 का 16 पाई स्क्वायर, फिर रो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 3 भी बाहर आ जाएगा, 3 यहाँ रो स्क्वायर है ऊपर, ये भी बाहर आ गया। अंदर जो चीज बचेगी ये अब एक r से तो r कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे भी 2 रह जाएगा, तो अंदर जो बचेगा दैट इज इक्वल टू r की पावर 4 इनटू dr का इंटीग्रेशन, बस ये टर्म बचेगी अंदर। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि आगे क्या आएगा। तो आगे अपने पास u आने वाला है दैट इज इक्वल टू 16 k पाई स्क्वायर इनटू रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 है। ओके, एंड इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, r का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, r की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, एंड लिमिट क्या बड़ी जानी है, लिमिट 0 टू r, क्योंकि रेडियस पहले 0 था, पहले तो कोई चार्ज नहीं था, फिर r रेडियस तक हमने चार्ज कर दिया, तो 0 टू r की लिमिट डाल देंगे। ओके, तो यहां तक आ जाएगा अपने पास तो u, तो अब करेंगे क्या, ये 5 को बाहर ले आओ तो 15 हो जाएगा, 16 ऐसे ही है, तो आप एक काम करो k की वैल्यू डालो, k की हम वैल्यू जानते हैं,
इक्वल टू 1/4 नीचे 3 है और 5 भी ये बाहर आ जाएगा 1/4 पाई, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आ जाएगा के की वैल्यू, फिर ऊपर पाई स्क्वायर है एंड रूट स्क्वायर है और यहाँ पर r की पावर 5 आ जाएगा जब हम लिमिट डाल देंगे। तो ये सॉल्व होगी, इतना निकलाना है। उसके बाद ये एक पाई से पाई कैंसिल, इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, देन u will become is equal to the 4 pi rho square divided by 3 into 5 epsilon naught into r raised to power 5 ये आ जाएगा। तो वैसे तो बेसिकली ये आंसर आ गया है, ओके, लेकिन हम इसको एक अलग फॉर्म में थोड़ा सा लिखेंगे, सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो रो है ना इसकी वैल्यू डाल दो। तो रो हम जानते हैं, हम कितना लिख सकते हैं, वी नो कि रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। तो टोटल पे चार्ज क्यू था, टोटल क्यू चार्ज है एंड क्यू चार्ज कितने वॉल्यूम पर है, 4/3 पाई आर क्यूब के ऊपर। टोटल का वॉल्यूम तो 4/3 पाई आर क्यूब है ना, तो रो की वैल्यू आ गई क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम बेसिकली इसको क्यू की टर्म में लिखना चाहते हैं, इस वजह से मैंने रो को ये लिख देना है। तो जैसे लिखा जाएगा तो यू कितना आ जाएगा 4 पाई, रो की वैल्यू ये लिख लो। तो जैसे लिखेंगे तो मैं सीधा सिंपलीफाई करके लिख रहा हूँ, जो आएगा क्यू स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाना, ये टर्म का भी स्क्वायर है यहाँ पर ना होगा। तो अपने पास जो बचेगा 3 into 5, तो चलो 15 लिख सकते हैं इसको। फिर एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर, फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 16 पाई स्क्वायर r रेज़ टू पावर 6 और 3 सीधा 9 और ऊपर चला जाएगा यहाँ पर into 9 और ऊपर r रेज़ टू पावर 5 भी है। तो जैसे मैं रो की वैल्यू ये डालूंगा ना तो ये आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। फिर हमें करना क्या है, जो कैंसिल हो रहा है आगे कैंसिल, जो चीजें कैंसिल हो रही है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा और 3 का 9 होता है, 3 5 का 15 और ये भी कैंसिल होगा r की पावर 5, यहाँ पर सिर्फ r रह जाएगा। तो आंसर जो निकल के आएगा u का, दैट इज इक्वल टू द 3q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20, 5 into 4 20 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये आ जाएगा आंसर। जब सॉल्व होगा इसको तो ये अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा, ओके। तो इसको तुमने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि जब r रेडियस का स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज क्यों करना है सॉलिड स्फीयर के ऊपर, तो इतना हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन या यूं टर्म की इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अगला स्टूडेंट जो हम टॉपिक देखेंगे वो ये है कि पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज spherical शेल, ओके। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, उसके अंदर एंड उसके बाहर हमने पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहले हमने क्या किया था, बहुत हमें फील्ड पता किया था, उसके अंदर है उसके बाद अब पोटेंशियल पता करना है। तो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो हम एक यहां पर एक इस तरह से शेल अज्यूम करते हैं। सबसे पहले ये अपने पास शेल है, इसके ऊपर चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसके ऊपर कैसे चार्ज होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा होगा, ओके। हर जगह पर मतलब सेम, ऐसा नहीं कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, ऐसे नहीं, हर जगह पर सिमिलर चार्ज क्या रखा होगा, डिस्ट्रीब्यूट। और हम मान लेते हैं कि इसका रेडियस अपने पास r है, ओके। क्यू इसके ऊपर चार्ज है, टोटल चार्ज इसके ऊपर सपोज क्यू है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम पोटेंशियल निकालेंगे इसके बाहर देखते हैं, वो थोड़ा सा पहले इजी है क्योंकि वो हमें जाना नहीं चाह रहा है तुम्हें, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, पोटेंशियल आउटसाइड द शेल। तो शेल के बाहर पोटेंशियल क्या होगा, कितना होगा शेल के बाहर। तो शेल के बाहर देखो पोटेंशियल, देखो चार्ज है ना इसके ऊपर, इस शेल के ऊपर चार्ज है, तो चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है।
तो चार्ज की वजह से फील्ड होगा, चार्ज की वजह से स्केलर फील्ड भी होगा। जैसे वेक्टर फील्ड होता है चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह स्केलर फील्ड पोटेंशियल भी होगा चार्ज की वजह से। तो हमें वही पता करना है कि चार्ज की वजह से इस शेल के बाहर एंड अंदर कितना पोटेंशियल है। तो बाहर की अगर बात करें तो बाहर के बारे में हम जानते हैं, हमने गॉस लॉ में पढ़ा था कि जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल होती है वो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए, मतलब जो शेल के बाहर है उनके लिए पॉइंट चार्ज वेव करती है। ओके, तो इसका मतलब है हमें पता है, तो हम एक बार इस चीज को लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू शेल थ्योरम we know by Shell theorem that for outside points shall behave as point charge। ओके, शेल कैसे बिहेव करेगी? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। तो फिर पोटेंशियल हमें पता है कितना आ जाएगा। मान लो कि ये कोई पॉइंट था यहाँ पर, यहाँ पे पोटेंशियल निकाल रहा था, यहाँ से r डिस्टेंस के ऊपर, तो इसके ऊपर पोटेंशियल कितना आ जाएगा? सेंटर से इसका डिस्टेंस r है और बाहर है शेल के, तो ये सारी की सारी शेल ने ऐसे बिहेव करना जैसे सेंटर पर पड़ी हो, और सेंटर पर पड़ी हो और हमें पता है पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है k/r। तो आंसर आ गया बस। फिर तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v आउटसाइड अपने पास कितना आ जाएगा? k/r। तो ये आ जाएगा पोटेंशियल आउटसाइड। r अपने पास कौन सा डिस्टेंस है? सेंटर से लेकर के उस पॉइंट का। ओके, तो आउटसाइड के लिए तो अपने पास ये आंसर आ गया। अब हम इनसाइड के लिए निकालते हैं। ओके, तो इनसाइड कितना आएगा? इनसाइड द शेल। ओके, तो इनसाइड कितना पोटेंशियल होगा? तो इनसाइड मैं तुम्हें बता देता हूं कि इनसाइड जो शेल के पोटेंशियल होगा ना वो कांस्टेंट होगा। पहली बात तो ये, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हमने गॉस लॉ में पढ़ा था कि शेल के अंदर फील्ड नहीं होता है ना। तो अगर फील्ड नहीं होता है ना, यहां पर हम थोड़ा लिख लेते हैं, वी नो फ्रॉम गॉस लॉ दैट फील्ड इनसाइड, फील्ड का मतलब वेक्टर फील्ड है। जब स्केलर फील्ड बोलेगा तो पोटेंशियल बोलेंगे, उसका नाम पोटेंशियल बोलेंगे। फील्ड लिखा है मतलब वेक्टर फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड इनसाइड शेल इज जीरो। तो अगर शेल के अंदर फील्ड जीरो है तो हमें तो ये रिलेशन पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है v इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dr होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल्टा लिख देता हूं, नहीं भी लिखेंगे ना तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। ओके, चलो डेल्टा लिख लेते हैं फिलहाल। तो E की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 0। तो E की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। अगर E 0 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लिखा है, तो E 0 हो गया, सारा टर्म 0 हो गया। तो ये 0 होगा, डेल्टा भी कितना हो गया? 0। सारा टर्म 0 हो गया तो डेल्टा भी 0 आ गया। तो डेल्टा भी 0 आने का मतलब क्या होगा कि V कांस्टेंट है, यही होगा ना। डेल्टा भी 0 आने का मतलब है कि V के चेंज कितना हो रहा है? V में चेंज 0 हो रहा है। ओके, तो V में कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो अगर V में कुछ चेंज नहीं हो रहा तो मतलब V कांस्टेंट है। ओके, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा? कांस्टेंट। तो एक बात हमें समझ में आ गई है कि जो शेल के अंदर पोटेंशियल होगा वो पक्की बात है, वो कितना होगा? कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगी। ओके, अब फ्रॉम दिस रिजल्ट वी कैन से दिस कि अंदर पोटेंशियल कितना होगा? कांस्टेंट। ओके, तो अब उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो वैल्यू उसकी उतनी होगी जितना इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है। ये बात समझने वाली है। ओके, जितना इस शेल के सरफेस पे पोटेंशियल होगा ना उतना ही इसके अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। समझ रहे हो बात के नहीं? ओके, तो इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा? अगर हम पहले लिखें इसके सरफेस पे पोटेंशियल, तो सरफेस के जो पॉइंट्स है, जहां सरफेस के बाहर जो पॉइंट्स थे उन दोनों के लिए शेल कैसे बिहेव करती है? पॉइंट चार्ज। तो सरफेस पे फिर कितना पोटेंशियल होगा? सरफेस पे होगा k डिवाइडेड बाय ये स्मॉल r की जगह पर रेडियस आ रहा है क्योंकि इसका सरफेस का रेडियस आ रहा है ना, तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? k डिवाइडेड बाय r। ओके, इसके सरफेस पे तो यहां पर शो कर लेते हैं, चलो इसको v इक्वल टू k बाय r होगा। तो जितना ये सरफेस पे पोटेंशियल है ना उतना ही अंदरले सारे पॉइंट्स पर होगा। ओके,
तो जितना सरफेस पे अपना अंदर होगा, इसका रीजन ये है, सपोज कर लो, है ना, अगर थोड़ा सा हम समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जितना सरफेस पे अपने अंदर ले सारे पॉइंट्स में है, तो सपोज कर लो कि ऐसा नहीं है, हम मान लेते हैं, है ना, कि जितना सरफेस पे पोटेंशियल है उतना अंदर ले सारे पॉइंट्स पे नहीं है। मान लो कोई पॉइंट मान लो अंदर, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो सरफेस के पोटेंशियल से ज्यादा है। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल से ज्यादा है, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ट्रेवल करती हैं। हमने वो रिलेशन लिखा है ना यहाँ पर, ये वाला ये रिलेशन ये तो बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पर मतलब क्या होगा, अगर ये पॉइंट का पोटेंशियल हाई है तो इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट होंगी और सरफेस की तरफ बढ़ेगी, वो इस तरह से, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट से ओरिजिन होएगी और सरफेस की तरफ चलना शुरू कर देंगी। तो अगर ऐसा है सपोज, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ पर हमने एक गॉसियन सरफेस बना लिया इस तरह से। अगर अब हम इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस गॉसियन सरफेस से पास कर रही है ना, तो अगर हम इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे तो हम जानते हैं वो फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लक्स किसके इक्वल होता है, फ्लक्स इक्वल होता है चार्ज इनक्लोज वैल्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस गॉसियन सरफेस से पास कर रही है और बाहर की तरफ निकल रही है, तो मतलब ये होगा कि फ्लक्स की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। अगर फ्लक्स पॉजिटिव आ गया, ये वाली जो टर्म है ये अपने पास कुछ पॉजिटिव आ गई, कुछ नंबर है ये जो पॉजिटिव है, तो उसका मतलब क्या है कि ये चार्ज जो होगा, यहाँ फ्लक्स तो इसके इक्वल है चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के, तो चार्ज इनक्लोज कितना आ गया यहाँ से, वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का नंबर है वो मल्टीप्लाई होना है। तो मतलब यहां से फिर ये एक चीज साबित हो जाएगी कि चार्ज जो अंदर है ना इस गॉसियन सरफेस के, वो कुछ पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो गॉस लॉ से ये चीज निकल के आ जाएगी कि इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ऐसा तो है नहीं है, क्योंकि ये तो एक शेल है, तो अंदर तो चार्ज नहीं हो नहीं सकता, है ना, अंदर तो इनसाइड चार्ज तो है ही नहीं है। तो मतलब हमने जो कंडीशन मानी थी कि इसके अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो सरफेस से ज्यादा है, वो चीज फिर रॉन्ग प्रूव हो जाएगी। हमने ये माना था ना कि ज्यादा है, तो वो ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, इसी तरह अगर हम ये माने कि किसी पॉइंट का, जैसे कोई और पॉइंट ले लो जाए, यहाँ पर इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सरफेस से कम है, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, उसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ सरफेस से इस पॉइंट की तरफ टर्मिनेट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा किधर ट्रैवल करती है, हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ का पोटेंशियल हाई है, यहाँ का लो है, तो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्रैवल होगी, फिर से वो गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो अब इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे, इसको हम कुछ लिख लेते हैं, फाई लिख लेते हैं। इस वाले का था जो, उसको हम ये लिख रहे हैं, फाई पर लिख लो उसको वाले में। तो इस वाले को अगर फाई 2 लिखें तो फाई 2 किसके इक्वल होगा, ये भी चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फिर से अब क्या आ जाएगा फ्लक्स, अब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी गॉसियन सरफेस के, मतलब किसी क्लोज सरफेस के अंदर एंटर हो रही है, तो मतलब ये है कि उस सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या आना है, नेगेटिव। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन तो बाहर की होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है, तो एंगल 90 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो उस केस में फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव। तो फ्लक्स अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके अंदर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो फिर से बात गलत प्रूव होगी, क्योंकि अंदर तो चार्ज कुछ है ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ना तो अंदर पोटेंशियल ज्यादा हो सकता है, ना अंदर पोटेंशियल कम हो सकता है। ओके, तो उतना ही होगा जितना सरफेस पे है। तो सरफेस पे कितना है, सरफेस के पॉइंट्स के लिए तो ये शेल कैसे बिहेव करती है, पॉइंट चार्ज, तो सरफेस पे तो k2 बाय r है, तो मतलब अंदर में हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, k2 डिवाइडेड बाय r। तो ये आ जाएगा, इसको हम अब एक ही मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिख देते हैं। तो इसको हम लिखें अगर, तो मैथमेटिकल में ऐसे लिख सकते हैं कि अंदर जो पोटेंशियल होगा इनसाइड वो कितना होने वाला है, k2 डिवाइडेड बाय r। ये सब उन r के लिए है जो ग्रेटर r से छोटे हैं और 0 से बड़े हैं, मतलब सारे वो पॉइंट्स तो यहां से लेकर के यहां तक जा रहे हैं, मतलब रेडियस ऑफ दिस शेल तक। ओके, तो उनके लिए पोटेंशियल कितना होगा, k2 बाय ग्रेटर r आएगा, कभी यहाँ पर ग्रेटर r आएगा।
और के क्यू बाई स्मॉल आर आएगा उन सारे पॉइंट्स के लिए जो आर से बड़े हैं, इस ग्रेटर आर से जहां इसके इक्वल है, उनके लिए क्या आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि उनके लिए शेल ने कैसे भी करना है पॉइंट चार्ज। तो ये अपने पास इसका रिजल्ट आ जाएगा इस केस के अंदर। अब हम निकालेंगे कि हमारे पास सॉलिड शेल है, ओके, ये तो फॉलो ही ना अपने पास, अब सॉलिड है, तो उसके केस में पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी। इसमें अगर हम एक ग्राफ भी बनाए V का R के साथ, एक हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, पोटेंशियल का रेडियस के साथ क्या बनेगा, मतलब इसके R के साथ इसके पोटेंशियल का क्या ग्राफ बनेगा। तो हम जानते हैं पहले अंदर का पोटेंशियल कितना है, ये इनसाइड है, R जब स्मॉल ग्रेटर R से छोटा है स्मॉल r, तो तब तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो इसकी लाइन स्ट्रेट बनेगी और वैल्यू कितनी है इसकी के क्यू डिवाइडेड बाय r, मतलब जब स्मॉल r r के बराबर होएगा तब तक पोटेंशियल कितना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अंदर तो सेम रहेगा हर जगह, तो स्ट्रेट बन गया के क्यू बाय r रहेगा। उसके बाद क्या होएगा, उसके बाद डिक्रीज करेगा ये, तो इस फंक्शन से डिक्रीज करेगा इस तरह से, जैसे जैसे r बढ़ेगा पोटेंशियल क्या होता जाता है, कम होता जाएगा। ओके, तो ये अगर प्लॉट बनाना है तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा इस तरह। तो हम यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इस जो लाइन को लिखा हुआ है यहाँ पर आ जाएगा सॉलिड स्फेरिकल शेल, इसको हटा देते हैं और कितना आ जाएगा सॉलिड स्फेरिकल शेल। ओके, तो सॉलिड स्फेरिकल शेल है अपने पास, उसके अंदर एंड बाहर हमने पोटेंशियल की वैल्यू पता करनी है। तो हम यहां पर एक शेल बना लेते हैं पहले, है ना, यहां पर एक सॉलिड शेल बना लेते हैं, एंड सॉलिड भी नॉन कंडक्टिंग है, ये बात में ध्यान में रखना, क्योंकि कंडक्टर का जो केस होता है एंड हॉलो स्फेरिकल शेल का वो सेम होते हैं दोनों, है ना, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये एक हमारे पास नॉन कंडक्टिंग है, ओके, तो मतलब अंदर भी इसके चार्ज है इस तरह से। रेडियस फिर से वही बात, आर है रेडियस, तो हमें पहले बाहर पोटेंशियल निकालना है इसके, तो आउटसाइड दी सॉलिड स्फीयर, ओके, सॉलिड स्फीयर के बाहर कितना पोटेंशियल है, तो बाहर के लिए देखो हम जानते हैं, है ना, शेल के अकॉर्डिंग, कि बाहर कोई भी पॉइंट अगर हम ले तो उसके लिए शेल ने कैसे वेव करना है, पॉइंट चार्ज। ओके, तो इसके ऊपर चार्ज अगर क्यू है तो बाहर पोटेंशियल तो पड़े ही है ना, कि फॉर आउटसाइड पॉइंट वी कैन राइट कि फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, है ना, शेल स्फीयर लिख सकते हो आप, स्फीयर शेल नहीं लिखना चाहिए क्योंकि अंदर चार्ज है ना, वो शेल उस केस में लिखते हैं जब अंदर चार्ज ना हो। ओके, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर मतलब स्फीयर विल बिहेव एज पॉइंट चार्ज। ओके, सो इस वजह से v कितना आ जाएगा, k2 डिवाइडेड बाय r, तो आ गया यहाँ पर कोई पॉइंट है तो उसमें पोटेंशियल कितना आ गया, k2 बाय r, क्योंकि सारी की सारी ने पॉइंट चार्ज वेव कर जाना है, तो ये आ जाएगा। अब इनसाइड निकालना है हमें, इनसाइड दी सॉलिड स्फीयर। ओके, तो सॉलिड स्फीयर के अंदर कितना होगा पोटेंशियल, है ना, तो पोटेंशियल निकालना है हमें अगर फील्ड पता हो तो पोटेंशियल निकलाएगा। हमने देखा है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन पता है, तो हम इसके अंदर कितनी फील्ड होगी, हम क्या करते हैं, यहां पर कोई पॉइंट मान लेते हैं, इसको यहां पर हमने पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट के ऊपर। ओके, जो यहां से किसी r डिस्टेंस के ऊपर है, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि आउटसाइड के लिए हम नहीं कर रहे, इनसाइड के लिए कर रहे हैं। तो यहां पर कोई पॉइंट है, ओके, ये r वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी डाउनवर्ड। ओके, और इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है किसी भी सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर। तो हम जानते हैं कि हमें ये रिलेशन पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके ऊपर होता है, माइनस ऑफ E डॉट dr के, ये रिलेशन हम जानते हैं, तो इसी को हम यूज करेंगे। तो इससे कैसे निकाल लेंगे हमें पता है कि अंदर फील्ड कितना होता है, हमने इस केस के लिए फील्ड निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्फेरिकल शेल कितना होता है, तो उसको यूज कर लो। तो r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, दैट इज द k q r डिवाइडेड बाय r3 डॉट dr, इस तरह से। r तो यहां पर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होता है ना, वो तो जब हम मैग्नीट्यूड करते हैं तब भी हम लिखते हैं इसको,
अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वैसे तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो आर वेक्टर आएगा अपने पास। अब पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। और हम सपोज कर लेते हैं कि हमें डीआर की भी डायरेक्शन कैसे लिखनी है, डाउनवर्ड ही लेनी है इसी डायरेक्शन में। डीआर डीआर तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, तो वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम किस पॉइंट से डाउन मूव कर रहे हैं, किस पॉइंट के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो अगर हम इस पॉइंट से डाउन मूव कर रहे होंगे तो डीआर की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी, ऊपर मूव कर रहे हैं तो ऊपर हो जाएगी। ओके, तो सपोज करें कि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी ये। अब आर एंड डीआर की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो मतलब इनके बीच में हम जीरो हो गया, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो तो बाहर निकाल दो, के क्यू आर क्यू तो बाहर निकलेगा, अंदर अपने पास कितना आ गया, आर डी आर कॉस ऑफ एंगल 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का वन होता है, तो अपने पास यहां से निकला के आ जाएगा माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू आर इंटू डी आर, ये आ जाएगा यहां पर अपने पास। इसके बाद हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर जगह है अपने पास। तो इसको यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये अपने पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, है ना, तो दिस डेल्टा वी इट विल बी इक्वल टू द, ये इसको बस इंटीग्रेट कर देंगे आर डी आर को, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो के क्यू तो बाहर आ गया, नीचे आर क्यूब है, तो अपने पास आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा इस तरह से। ओके, आर डी आर का इंटीग्रेशन कितना आ गया, आर स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट डाल दिया यहाँ पर, तो लिमिट हम कैसे डालेंगे, लिमिट हमने डालनी होती है आर की, जो आर वेक्टर लिखा है हमने वहां पर भी किया था, जब दो चार्जेस को हम पास लेके आ रहे थे, इनफिनिटी से एक चार्ज को पास लेके आ रहे थे ना, तो पोजीशन वेक्टर के अलोंग लिमिट डाल दी हमने, यहाँ पर भी सेम ऐसे। ओके, जो लिमिट डालते हैं ना हम वो पोजीशन वेक्टर के अलोंग डालते हैं, मतलब ये जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, इसकी छोटी वैल्यू से लेकर के बड़ी वैल्यू तक। तो मान लो कि हमें इसकी छोटी वैल्यू कितनी है, आर, और हम बाहर की तरफ आ रहे हैं, हम डाउनवर्ड जा रहे हैं ना, मतलब हम इस रेडियस की तरफ बढ़ रहे हैं, इस जो हमारे पास ये शेल है थोड़ी स्फीयर, इसके रेडियस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन हम नीचे क्या लिखेंगे आर, और ऊपर क्या लिखेंगे ग्रेटर आर, तभी तो हम डाउनवर्ड जाएंगे ना पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में, आर टू स्मॉल आर टू ग्रेटर आर। तो यहाँ पर स्मॉल आर टू ग्रेटर आर आ गया, और इधर जो लिमिट डालनी होती है वो हमेशा डेल्टा डी आर की डायरेक्शन में डालनी होती है, यहाँ पर आर वेक्टर की डायरेक्शन में इधर, और इधर डी आर वेक्टर की डायरेक्शन में, तो डी आर की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड ही है। तो अगर डाउनवर्ड है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, यहाँ पर हमें नहीं पता, हम सपोज यहाँ पर V मान लेते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल V है, और जब बाहर पहुंच जाएंगे तो वहां पर पोटेंशियल कितना है, जब R है रेडियस, तो R रेडियस पर पोटेंशियल कितना है वो हम जानते हैं, K2 डिवाइडेड बाय R। ओके, है ना। तो ये जो मैंने अभी बताया है इसको ध्यान में रखना है कि जो इधर लिमिट डालनी होती है हमें लेफ्ट साइड, वो हमें डी आर वेक्टर के अलोंग डालनी होती है, जो भी डी आर की हमने डायरेक्शन को चूज किया है, तो डी आर की डायरेक्शन को डाउनवर्ड चूज किया है, तो मतलब पहले टेल वाली लिमिट डाली जाएगी, तो टेल तो ये होगी ये वाला पॉइंट, तो इस वाला पॉइंट का पोटेंशियल तो V है, फिर जिधर को हेड है, हेड तो वेक्टर डाउनवर्ड है तो हेड इधर है, तो इस डायरेक्शन में तो इस यहाँ का पोटेंशियल कितना है K2 बाई R, और इधर डायरेक्शन डालनी होती है लिमिट R वेक्टर की डायरेक्शन में, तो R वेक्टर की लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू तक। ओके, तो सिंपल अगर तुम समझना चाहो ना तो सिंपल ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पर R है पॉइंट, वहां का पोटेंशियल V है, यहाँ का R हो गया पॉइंट जो सरफेस है, तो वहां का पोटेंशियल कितना होगा K2 बाई R। ओके, तो लेकिन ये जो अभी मैंने बताया है ये इस केस में तो चल जाएगा, पर अगर मैं डी आर वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर मान लेता तो उस केस में मेरे को चलना नहीं था। ओके, तो कंसेप्चुअल बात वही है जो अभी मैंने पहले तुम्हें बताई थी कि इधर लिमिट डालनी है डी आर वेक्टर के हिसाब से और इधर डालनी है आर वेक्टर के हिसाब से, तो ये आ जाएगा अपने पास। तो पहले अपर लिमिट डाली जाएगी डी की जगह पर, तो अपर लिमिट कितनी है K2 डिवाइडेड बाय R, फिर माइनस लोअर लिमिट तो भी है, इधर K2 बाय R क्यूब आ गया, 2 को भी बाहर ले लो, और यहाँ पर फिर क्या बना जाएगा, पहले R स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस स्मॉल r स्क्वायर आ जाएगा लिमिट डालने के बाद। फिर तुम क्या करोगे, इसको अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो K2 बाय R ऐसे का ऐसे, माइनस V अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा K2 डिवाइडेड बाय 2R। ओके, R क्यूब एंड R ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इधर कितना आ जाएगा माइनस K क्यूब R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R क्यूब।
उसके बाद v निकालना है तो v को उधर लिख लो, बाकी क्रम को इधर, तो इधर k3/r लिखा। फिर हमने क्या किया, यहां से माइनस ये क्रम को इधर ले आए, k3/2r, और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगी, k3r² डिवाइडेड बाय 2r³ इक्वल टू ये इधर आ गया v हो गया। इन दोनों को जब सॉल्व किया तो मेरे पास आ जाएगा k3 डिवाइडेड बाय 2r, फिर प्लस k3r² डिवाइडेड बाय 2r³, ये आ जाएगा अपने पास। ओके, इस तरह से अपने पास सॉल्व होके आ जाएगा ये। तो हमने करना क्या है, यहां से जो कॉमन निकलती है चीज उसको कॉमन ले लो, है ना, तो बाद में जो v होएगा उसको हम लिख लेंगे। कॉमन लेने से पहले हम एक बात भूल गए हैं कि ये जो माइनस साइन यहाँ पे आ रहा था ना, ये हमने छोड़ दिया, तो ये माइनस साइन जगह आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये लगा रहा है, यहाँ पर माइनस आएगा, फिर यहाँ पर माइनस साइन भी आएगा, तो ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो इसको माइनस का बना देगा और इसको प्लस का, तो ये जो माइनस जब बाद में आएगा जब तो ये प्लस का बन जाएगा, और ये जब प्लस का होगा ये माइनस का हो जाएगा, मतलब साइन उल्टे हो जाएंगे, तो हम उसको छोड़ दिया था ना। तो उसके बाद ये वाली जो टर्म आएगी वो 3/2 आएगी एलसीएम को लेके, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3/2 k3/r, फिर यहाँ माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन आएगा यहाँ पे। ओके, अब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम v जो अपने पास आ जाएगा k3/2r को कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा अपने पास 3 माइनस r² डिवाइडेड बाय r²। ओके, r² डिवाइडेड बाय रेड r²। जैसे यहां से k3/2r को कॉमन लोगे ना तो ये टर्म निकल के आ जाएगी अपने पास। ओके, तो यही पोटेंशियल है, इसके जो इनसाइड पोटेंशियल होएगा ना उसका फॉर्मूला ये है। ओके, एंड इसको थोड़ा दिमाग में याद भी रखोगे क्योंकि ये यूज कर जाता है, इसकी जरूरत पड़ती है आगे। अभी हम क्या करते हैं, पोटेंशियल को लिखते हैं ओके मैथमेटिकल फॉर्म में, एक ही सेट में लेके अगर, तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू ये होगी, दिस इज फॉर इनसाइड पॉइंट दैट इज द k3 डिवाइडेड बाय 2r इनटू 3 माइनस r² डिवाइडेड बाय ग्रेटर r²। ये तब होएगी जब r अपने पास ग्रेटर r से छोटा है और 0 से बड़ा है। ओके, मतलब अंदर वाले पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल अपने पास ये आ जाएगा, और बाहर वाले के लिए कितना था k2 बाय स्मॉल r, जब स्मॉल r की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू r थी। तब कैसे शेल लेवल करना था, पॉइंट चार्ज, एंड उसके लिए हम जानते हैं कि पोटेंशियल कितना हो जाएगा। ओके, अगर हम सपोज ग्राफ बनाए, एक ग्राफ बनाते हैं हम, ओके ग्राफ बनाते हैं हम पोटेंशियल एंड r के बीच में। ओके, तो सपोज जब r हमारे पास 0 है ना, r0 का मतलब जो बिल्कुल सेंटर पे है, तो उस समय पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, जब r 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगी टर्म, 3 बचेगा, तो 3k2/2r, तो उस समय पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 3k3 डिवाइडेड बाय 2r, उस समय v की वैल्यू कितनी है। ओके, तो यहाँ पे v को लिखना है, v हमने पहले ही शो कर रखा है, तो दिस साइड इज v, तो k3/2r है। उसके बाद r जैसे जैसे बढ़ रहा है पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ना, तो उसके केस के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा ऐसे, ये तब तक ऐसे बनता रहेगा जब तक कि स्मॉल r इज इक्वल टू r नहीं हो जाता, मतलब हम सरफेस पे नहीं पहुंच जाते। तो जैसे सरफेस पे पहुंचेंगे तो वहां पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, वहां पर हम जानते हैं k2/r होगा, क्योंकि सरफेस पे के लिए स्मॉल r इक्वल टू के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, यहां से तुम कर सकते हो जब स्मॉल r की वैल्यू ग्रेटर r के इक्वल हो जाएगी तो ये वाली कैंसिल हो जाना है, ग्रेटर r², तो 1 आ गया, तो 3 - 1 2, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, k2/r बचेगा, तो ये आ जाएगा अपने पास k2/r। एंड जब r बढ़ेगा रेडियस ऑफ स्फीयर से तो हमारे पास ये वाली कर्व बनेगी, और ये वाली कर्व ऐसे बनती है, हम जानते हैं इस तरह से। ओके, मतलब इस वाली कर्व के लिए कितना है पोटेंशियल v k2 डिवाइडेड बाय r, तो ये वाली कर्व बनना शुरू हो जाएगी। इस वाले के लिए ये वाला पोटेंशियल है, तो ये अपने पास आ जाएगा, इसका जो प्लॉट बनेगा v का r के साथ वो ये अपने पास ऐसे बन जाएगा। ओके, तो आगे जो हम टॉपिक देखना है वो है अपने पास कंडक्टर। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट की बात है ये भी,
तो हमें बेसिकली पढ़ना है कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, तो कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट में कैसे बिहेव करता है? ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट, इसका मीनिंग ये होता है कि जब चार्ज मूव ना कर सके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं कि चार्ज एट रेस्ट। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही। ओके, तो इसको मेंशन कर सकते हैं हम यहां पर कि व्हेन नो फोर्स, दिस मींस दैट इतना जो हमारे पास पोर्शन है इसका मीनिंग है व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन चार्ज, जब चार्ज के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती तो उस समय जो चार्ज होता है, जो मतलब बॉडी होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब कि नो फोर्स एक्ट करना। ओके, तो ये अपनी बात आ जाएगा। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे कंडक्टर की। तो हम एक कंडक्टर बना लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए। तो हमने किसी भी शेप में ऐसे कंडक्टर सा बना दिया। ओके, तो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी कंडक्टर की होती क्या है कि इस स्टेट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट में, कंडक्टर के अंदर कितना आता है? फील्ड जीरो। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि फील्ड इनसाइड, फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। इस स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड होता है वो जीरो होता है, लिखते हैं हमने यहाँ पर। ओके, मतलब इसके अंदर कोई फील्ड पॉसिबल नहीं है। बॉडी है ये, मतलब सॉलिड बॉडी है, इसको हम फॉलो मत समझ लेना। दिस इज द सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर। ओके, तो यहां भी मैटर है मतलब। तो अंदर फील्ड कितना होता है? जीरो। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है। उसके बाद सेकंड बात क्या है कि चार्ज भी क्या होगा? अंदर जीरो होगा, क्योंकि अगर अंदर फील्ड जीरो है ना तो गॉस लॉ से हम ये निकाल देंगे कि अंदर चार्ज भी जीरो होता है ना, फील्ड में जीरो है। तो कैसे निकलेगा अभी हम देख लेते हैं। वैसे पहले भी हमने किया था, तो अब हम लिख ले कि चार्ज इनसाइड कंडक्टर विल बी जीरो, जीरो होगा चार्ज भी। ओके, तो चार्ज कैसे जीरो होगा? हम जानते हैं, तो हम गॉस लॉ लिख सकते हैं कि this is equal to the charge enclosed line by epsilon naught, charge inside क्या लो। ओके, तो ये वाली वैल्यू कितनी है? ये तो जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। ओके, तो ये जीरो हो गया, तो इसका आंसर तो जीरो हो गया। तो दिस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय epsilon naught, तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा। पहली प्रॉपर्टी को भी बॉक्स में रख सकते हैं कि अंदर चार्ज कितना होता है कंडक्टर के? जीरो होता है। ओके, तो देखो ये जो बातें हम कर रहे हैं ये स्टेट में कर रहे हैं जब कंडक्टर स्टेट के अंदर है। तो मतलब ये हो गया कि सपोज कि हमने क्या किया है कि इस कंडक्टर की बॉडी के अंदर कोई चार्ज दे दिया है हमने, क्यों है ना। तो पहले मान लो कि कंडक्टर न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था। अब मैंने किसी भी तरीके से इसकी बॉडी के अंदर क्यू चार्ज रख दिया है। तो क्यू चार्ज जब मैंने रखा है ना, तो अब ऐसी बात नहीं है कि फील्ड नहीं होगी, फील्ड होगी इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्यू चार्ज पॉजिटिव है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी? हर डायरेक्शन में फील्ड लाइन किस तरह से होगी? मतलब इससे अवे। तो होएगा क्या? इन फील्ड लाइन की वजह से कंडक्टर की बॉडी के यहां पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा इस तरह से। मतलब अंदर बाहर कह सकते हैं आप, इसके बाहर नहीं बनाओ, अंदर बना लो। इनसाइड चार्ज इकट्ठा हो जाएगा नेगेटिव, इस तरीके से। अब ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। ओके, तो इस समय तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर की बॉडी के अंदर और चार्ज भी है, लेकिन ये जो चार्ज है इस चार्ज के ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, नेगेटिव चार्ज मतलब ये फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से तो है, क्योंकि ये कंडक्टर की बॉडी के इलेक्ट्रॉन अंदर को आ गए। ओके, तो फोर्स लगाएगा, तो उस वजह से क्या होगा कि ये चार्ज दौड़ के बाहर चला जाएगा, ये रश करके ना ये बाहर कंडक्टर के सरफेस पे चला जाएगा। ओके, तो यहां पर हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये यहां से रश करेगा और ये इस तरह से मूव करके
इसके सरफेस पे चला जाएगा कंडक्टर के। तो जैसे सरफेस पे जाएगा इनसाइड, मतलब सरफेस के इनसाइड जाएगा, तो जो नेगेटिव चार्ज था उसको न्यूट्रल कर देगा, उसको तो न्यूट्रल हो जाएगा। और जब नेगेटिव चार्ज सरफेस के अंदर खींचा था तो बाहर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, क्योंकि जब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बनाए थे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बनाए थे, तो वो इलेक्ट्रॉन जब अंदर आए थे कंडक्टर की बॉडी से, पॉजिटिव चार्ज तो बाहर आ जाएगा फिर, क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ गया है। तो इस वजह से बाहर प्लस चार्ज रह जाएगा और बाकी का बाकी चार्ज क्या हो जाएगा, अंदर से जीरो। ओके, तो यस कुछ सेकंड्स बाद ऐसा हो जाएगा। तो मतलब अब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है। तो उस समय जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो इसके अंदर चार्ज कितना है, जीरो, इसके अंदर फील्ड कितनी है, जीरो। ओके, तो इस स्टेट के अंदर ये कुछ होता है, क्योंकि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि कंडक्टर है तो उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, करंट की टॉपिक का नाम ही करंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो वायर के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, करंट। तो अगर करंट फ्लो होएगा तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी उसके अंदर, ओके, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं कि नहीं होती फील्ड इज पॉसिबल, लेकिन इस स्टेट के अंदर पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहां पर आंसर अपने पास कितना आ जाएगा कि इनसाइड चार्ज कितना होगा, जीरो रहेगा। तो थर्ड पॉइंट जो होता है कंडक्टर के बारे में, वो हम ये लिख सकते हैं कि पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टर remain same and is equal to potential of surface। ये आ जाएगा अपना अगला पॉइंट कि जो पोटेंशियल होता है ना कंडक्टर के अंदर वो सेम होता है, मतलब सेम का मतलब कांस्टेंट होता है, और कितना होता है, जितना उसके सरफेस पे है। ये वैसा ही है जैसे हमने शेल के केस में किया था। ओके, ये वाली चीज को हम वैसे ही समझेंगे जैसे शेल में हमने समझा था, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है। तो हमने शेल में क्या देखा था, हमने देखा था कि इसको कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि डेल्टा भी किसके इक्वल होता है, हम जानते हैं ई डॉट डी आर के नेगेटिव के। तो फील्ड तो जीरो है, कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो है, तो डेल्टा भी जीरो हो गया। तो डेल्टा भी जीरो हो गया तो मतलब v कितना आ जाएगा, कांस्टेंट। v अपने पास कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, तो पोटेंशियल मतलब कितना हो जाता है, कंडक्टर के अंदर कांस्टेंट हो जाता है, और उतना ही होगा जितना इसके सरफेस पे होगा। रीजन फिर से वही है। ओके, रीजन इसका गॉस ही है कि जैसे मान लो अगर हम जैसे हमने वहां पर किया था कि सपोज कोई पॉइंट अगर हम मान लें यहाँ का पोटेंशियल क्या है, सरफेस पे फोर्स कम है, अगर यहाँ का पोटेंशियल सरफेस से कम है तो होएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से इस पॉइंट की तरफ टर्मिनेट होएगी, ऐसे इस सेक्शन इस तरह से। तो हम अगर यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाए और उस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाले तो वो फ्लक्स आने वाला है नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गॉसियन सरफेस के इनसाइड जा रही है। तो फ्लक्स कितना होएगा, गॉसियन सरफेस के थ्रू नेगेटिव होएगा। तो अगर फ्लक्स नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई चार्ज नेगेटिव जरूर होगा। तो वैसा तो है नहीं है, क्योंकि हमने पहले बोल दिया कि इसके अंदर चार्ज कितना होता है, कंडक्टर के जीरो। तो मतलब हमने जो अज्यूम किया था कि ये पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल से कम है इस पॉइंट का, तो वो गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। पोटेंशियल हर पॉइंट का क्या होगा, सेम होगा। ओके, सिमिलरली जैसे हमने शेल के अंदर इस चीज को समझा था वैसे इसका है। ओके, तो तुम उसको भी देख सकते हो कि हमने कैसे किया था, वैसे रिपीट तो मैंने कर ही दिया एक बार। तो ये अपने पास आ जाएगा कि पोटेंशियल क्या रहता है, इसके अंदर कांस्टेंट रहता है। तो जो चौथा पॉइंट है वो ये हम लिखेंगे कि फील्ड आउटसाइड कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जो बाहर फील्ड होती है ना कंडक्टर के, उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो हमने जो लिख रखी है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अंदर तो जीरो है हम जानते हैं, लेकिन बाहर जो रीजन के अंदर फील्ड होगी उसकी वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगी, वो हम निकाल लेंगे। ओके, गॉस लॉ लगाकर हम उसको समझ सकते हैं। सपोज कर लो कि ये जो अपने पास ये कंडक्टर था उसका
चार्ज एक पर यूनिट एरिया सिग्मा है। तो हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पर हमने फील्ड कैलकुलेट कर दिया, तो हम इस पॉइंट से क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, है ना। तो हमने क्या किया है, इस पॉइंट के थ्रू एक गॉसियन सरफेस खींचा इस तरह से, सिलेंड्रिकल, कुछ इस तरह से ये आ जाएगा आपके पास गॉसियन सरफेस इस पॉइंट के थ्रू। ओके, ये वाला जो पॉइंट था, और इसका जो एरिया है हम जानते हैं वो डीएस है, इस साइड का जो एरिया है ना, वो डीएस है। इस तरह से गॉसियन सरफेस, जैसे ये मार्कर रखा हुआ है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ओके, तो डीएस इसका एरिया हो गया, और सिग्मा क्या था, इसका चार्ज पर यूनिट एरिया था। अब अंदर क्या होगी फील्ड, इस रीजन के अंदर, इस रीजन में तो फील्ड 0 है, क्योंकि ये वाला जो रीजन है यहाँ पर, ये तो कंडक्टर के अंदर है, तो यहाँ पर तो फील्ड होगा नहीं। जो फील्ड होने वाला है वो यहीं पर होने वाला है, वहां वाले रीजन में। और हम सपोज कर लेते हैं उस फील्ड की वैल्यू अपने पास ई है। ओके, और उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि जो एरिया है ना डीएस, ये बहुत स्मॉल है, ये वाला एरिया। तो अगर ये एरिया बहुत स्मॉल है, तो हमारे पास ये बिल्कुल एक छोटा सा यहाँ पर क्या होगा, एक हमारे पास इस तरह से शीट होगी छोटी सी, और शीट की वजह से हमें पता है फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होती है, उससे परपेंडिकुलर, तो इस वजह से फील्ड की डायरेक्शन ये आ जाएगी। अब हम ये जो होता है अपने पास गॉस लॉ, उसको अप्लाई कर देंगे। तो जब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, इस सरफेस से तो फ्लक्स आना नहीं है, क्योंकि फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल बन जाना है 90 डिग्री। फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे है, एंड एरिया वेक्टर 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। नीचे वाले से भी आना, क्योंकि नीचे वाले सरफेस में भी जो एरिया वेक्टर है वो डाउनवर्ड होगा, सेम बाय सेम रीजन फील्ड फ्लक्स कितना आ जाएगा 0। अंदर तो वैसे नहीं फ्लक्स आना, क्योंकि अंदर फील्ड ही नहीं है, तो सिर्फ ये वाला जो सरफेस बचेगा, इसी सरफेस से फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स की वैल्यू हम कितनी लिख देंगे, हम लिख सकते हैं, है ना, ये अपने पास आंसर इतना आएगा आउटसाइड। तो जो फ्लक्स होएगा उसको हम लिख सकते हैं E डॉट ds इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे केस में, E ds cos ऑफ एंगल 0 डिग्री। ओके, इस तरह से, क्योंकि बस यही सरफेस तो है जहां से फ्लक्स आना है, और तो किसी से आना ही है। तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा E ds cos 0 एंड दिस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज को हम कितना लिख दें, तो एक बार इसको ऐसे लिख लो। अगले स्टेप में E बाहर और ds अंदर आ जाएगा इस तरह से, cos 0 1, और चार्ज इनक्लोज कितना लिखा जा सकता है, हमें पता चार्ज का एरिया कितना है, रो, तो रो इनटू ds, तो चार्ज इनक्लोज इतना ही हो जाएगा ना। चार्ज की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इनटू ds लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, तो वही तो चार्ज करेगा, क्योंकि वो इक्वल टू सिग्मा ds लिख देंगे। जैसे अब वॉल्यूम के केस में, रो के केस में हम रो इनटू वॉल्यूम, रो इनटू 4 पाई 3 पाई आर क्यूब लिखते होते हैं चार्ज, ये के केस में रो ds आ जाएगा। तो ये अपने पास आ जाएगा सिग्मा ds, ठीक है, के केस में। तो ये आ गया अपने पास। अब हमें करना क्या है कि हमारे पास ये ds है, ये सिग्मा एंड रो, और ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड में, क्योंकि एरिया तो सेम है ना। यहाँ पर ds का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ds का इंटीग्रल तो उतना ही एरिया है जितना लिखा है, और वो ds ही है, तो इसकी वजह से ds ही रहेगी, तो E ds ही आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू रो, सॉरी दिस इज सिग्मा ds डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ds कैंसिल हो गया, E अपने पास आ गया। E कितना आ गया, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। E मतलब E आउटसाइड जो फील्ड होगी, कंडक्टर की बॉडी के बाहर जो फील्ड होने वाली है, उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ओके, तो इस पॉइंट को भी तुमने याद रखना है। ये चारों जो प्रॉपर्टीज है ना कंडक्टर की, वो दिमाग में याद रखनी है, और विद रीजन पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा हम एक चीज और समझेंगे, ये तो चलो अपने पास प्रॉपर्टीज होगी। तो सपोज कर लेते हैं ना, हमारे पास यहाँ पर एक रॉड है इस तरीके से, ऐसे हमारे पास एक रॉड है। ओके, तो ये रॉड की थोड़ी सी थिकनेस हमने दिखा रखी है। हमने किया क्या है, इस रॉड के ऊपर क्यू चार्ज दे दिया है, ये कंडक्टिंग रॉड है, रॉड कंडक्टिंग है, और उसके ऊपर हमने चार्ज क्यू दे दिया है। अब ये जो चार्ज क्यू है ना, क्योंकि ये कंडक्टर है, तो ये चार्ज क्यू इस रॉड के ऊपर एक खास वे में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे नहीं है कि कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, एक खास तरीके से इसके ऊपर वो बटेगा इस पूरी रॉड के ऊपर। ओके, तो हम सपोज कर लेते हैं इस साइड पर भी चार्ज प्लस क्यू आ गया, और इधर भी है प्लस क्यू चार्ज, तो दोनों साइड पर जो चार्ज होगा वो सेम होएगा। तो इधर भी क्यू बाई टू चार्ज आ जाएगा, इधर भी क्यू बाई टू चार्ज आ जाएगा।
और दोनों सरफेसेस की जो चार्ज डेंसिटी होगी वो भी सेम होगी। तो सपोज अगर इधर की हमने सिग्मा लिखी है तो यहाँ की भी कितनी होगी, सिग्मा होगी इस साइड की भी। ओके, अब ऐसा क्यों होगा कि दोनों साइड पर चार्ज सेम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसका एक रीजन है ना। तो रीजन यही है कि जो हमने अभी किया है कि कंडक्टर के अंदर फील्ड कितना होता है, जीरो होता है ना। एंड जो बाहर होगा वो ये होएगा जो हमने लिखा है। तो बाहर अगर हम बात करें तो बाहर इस पॉइंट के ऊपर जो फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस चार्ज की वजह से भी होगी एंड इस चार्ज की वजह से भी होगी। तो दोनों साइड में चार्ज है, ऐसा नहीं है कि ये वाला चार्ज इसके पास है तो इसकी वजह से होगी, इसकी वजह से होगी नहीं, दोनों चार्ज इसकी वजह से होगी। क्योंकि फील्ड किसी भी पॉइंट पर ना स्पेस के अंदर हर चार्ज की वजह से होती है। अगर मान लो यहाँ पर भी कोई चार्ज लिखते हैं ना हम, तो उस चार्ज की वजह से भी यहाँ पर फील्ड आ रही थी। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, हमने इसको आइसोलेट कर रखा है, मतलब सभी चार्ज से अलग, यहाँ पर आसपास और कोई चार्ज नहीं है इस रॉड के अलावा। तो अब इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो नेट कैलकुलेट करने के बाद ना इतनी आ जाएगी कंडक्टर के जो बाहर फील्ड होती है, ये कंडक्टर ही है ना, तो आंसर कितना आना चाहिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम निकाल लेते हैं। अब देखो ये तो एक शीट है, ये जो चार्ज इस साइड है राइट सरफेस के ऊपर रॉड के, वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जैसे शीट के ऊपर हो, और शीट की वजह से फील्ड किसी पॉइंट पर कितनी होती है वो हम जानते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, नेट इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पहले किया गॉस लॉ में कि शीट की वजह से फील्ड किसी पॉइंट पर कितना होगा, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस शीट की वजह से आ गई और डायरेक्शन होगी राइट, चार से हो, इस शीट की वजह से भी इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन राइट होगी और चार से होगी होगी, और वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू अगेन सेम। तो इसी के अंदर हम बना देते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसी में दोबारा बना दिया हमने। ओके, तो नेट फील्ड कितनी आ जाएगी, नेट फील्ड मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों ऐड हो जाएंगे फिर, और वैल्यू भी सेम है, तो आंसर कितना आ गया, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जितना आना चाहिए था, कंडक्टर के बाहर फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और इधर भी इतनी होगी, और इधर बस बात ये है कि इसकी वजह से भी लेफ्ट होगी और इसकी वजह से भी लेफ्ट, क्योंकि चार्ज इसकी वजह होती है, तो आंसर भी इतना ही आ जाएगा अपने पास। अगर हम अंदर देखें कंडक्टर की बॉडी के अंदर, तो अंदर फील्ड कितनी होगी, अंदर ये वाला जो है अपने पास शीट, इसकी वजह से फील्ड होगी इस पॉइंट के ऊपर राइट डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू होगी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस शीट की वजह से इस पॉइंट पर डायरेक्शन होगी लेफ्ट एंड वैल्यू होगी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों कैंसिल होनी है, तो जैसे दोनों कैंसिल होगी तो ऑपोजिट है तो कैंसिल आएगी, तो नेट कितनी फील्ड आएगी इस पॉइंट के ऊपर, जीरो है ना, जो कि आना चाहिए था। इसी वजह से चार्ज दोनों साइड पर सेम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ऐसा नहीं कहीं पर ज्यादा नहीं करता, सेम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ताकि नेट फील्ड अंदर कितनी हो जाए, जीरो, एंड बाहर कितनी हो जाए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इस तरह से इसको समझ लेंगे। मान लो कि सपोज तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया होता ना, जैसे सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं कि तीन अपने पास इस तरह से शीट्स हैं, इसकी सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, इसकी माइनस सिग्मा, इसकी फिर सिग्मा, मतलब ये प्लस सिग्मा है, तो मतलब शीट के ऊपर यहाँ पर प्लस चार्ज है, इधर इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस। तो मान लो इस पॉइंट पर फील्ड निकालने को वो कहता, तो इस पॉइंट पर फील्ड जो होती वो कैसे निकालोगे हम, वो फील्ड इस पॉइंट पे सारे चार्जेस की वजह से आएगी, चाहे वो यहाँ पर पड़ेगा चाहे इस पे। तो इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी पहले इसकी वजह से क्या आएगी, वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इतनी होती है शीट की वजह से, तो डायरेक्शन होगी लेफ्ट पे, चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी इस पॉइंट के ऊपर वो ये राइट इसी चार्ज की तरफ, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बचा ये वाला, इसकी वजह से भी इस पॉइंट पर फील्ड कैसी होगी, लेफ्ट ही होगी, इसको नीचे दिखा देते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कैंसिल, तो नेट फील्ड इस पॉइंट पर लेफ्ट साइड आ गई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इस रीजन के अंदर ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इसको अगर हम फर्स्ट रीजन बोले, तो इस रीजन में फील्ड की जो वैल्यू होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड डायरेक्शन क्या आएगी, लेफ्ट। ओके, इसी तरह अगर तुम यहाँ पर निकालना चाहो, ये सेकंड रीजन अगर हम इसको कहें तो यहाँ पे भी तुम निकाल सकते हो। तो इस पॉइंट के ऊपर फील्ड की डायरेक्शन इसकी वजह से होगी राइट एंड वैल्यू होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन होगी राइट फील्ड की एंड वैल्यू होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसकी तरफ होती है ना, और इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट होगी, क्योंकि चार्ज से हमें होती है, तो इस पॉइंट पे लेफ्ट होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर से ये कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, इस बार राइट होगी,
इस बार रीजन में, इस रीजन में फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, राइट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लेफ्ट आ रही है। ओके, इसी तरह तुम यहाँ भी निकाल सकते हो, यहाँ भी निकाल सकते हो, है ना, जैसे हमने यहाँ भी कैलकुलेट किया। तो मतलब मेरा समझाने का सिर्फ इतने से है कि जो फील्ड होती है ना किसी पॉइंट के ऊपर, वो सारे चार्जेस की वजह से होती है। ओके, तो इस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीज को। तो आगे अपना हम क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन जो देखने वाले हैं ना, ये तुम्हें बोर्ड में पूछ लेते होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन इस तरह से आपके पास के दो हमारे पास स्फेरिकल बॉडीज है, कंडक्टिंग बॉडीज है दो, एक हम यहाँ बना देते हैं, एक को इधर बना देते हैं इस तरह से। ओके, और इनका रेडियस भी दे रखा है। सपोज इसका रेडियस है, सपोज हमारे पास r1 और ये वाली रेडियस है r2। मतलब r2 वाली रेडियस क्या है, छोटी है r1 वाली से। और इसके ऊपर उसने पहले चार्ज दे रखा है, इसके ऊपर चार्ज है q1 और इसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू द q2। ओके, और उसने बोला है कि हम इन दोनों को क्या करते हैं, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। पहले चार्ज q1 q2 था कंडक्टिंग वायर पे जब नहीं थे कनेक्ट, अब कर दिया है तो अब हमें चार्ज बताना है कितना कितना आ जाएगा चार्ज इसके ऊपर। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसके ऊपर चार्ज मान लेंगे कि कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने के बाद इस पे आ गया q1 और इस पे आ गया स्मॉल q2। इस तरह से हमने यहाँ पर ज्यूम कर लिया, एक पे q1 ज्यूम कर लिया, एक पे स्मॉल q2। अब हम पहली बार ये लिख सकते हैं कि बाय चार्ज कंजर्वेशन से हमें पता है कि बाद में q1 q2 चार्ज आया है, पहले ये था, तो फाइनल चार्ज इनिशियल चार्ज के इक्वल होगा कि फाइनल चार्ज क्या होगा, इक्वल टू इनिशियल चार्ज। इनिशियल चार्ज, ओके, चार्ज तो कंजर्व रहता है ना, तो पहली प्रॉपर्टी तो हम ये लगा देंगे कि चार्ज कंजर्व होता है, इसलिए फाइनल चार्ज कितना हो गया, फाइनल चार्ज हो गया q1 प्लस q2। अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों की बात करें तो दोनों के चार्ज q1 प्लस q2 है। और इनिशियल कितना चार्ज है, इनिशियल कितना है, q1 प्लस q2 था ग्रेटर q1। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन जाएगी, इस तरह से हम बना लेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या होगी कि चार्ज जैसे कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया तो फ्लो होना शुरू होएगा, लेकिन जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया था उस समय इस पे चार्ज q1 और q2 था। तो कब इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा, जब इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के क्या होगा, इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल चेंज कर देंगे कि पोटेंशियल ऑफ बोथ बॉडी विल बी सेम। मतलब इसका पोटेंशियल सपोज v1 हो गया है और इसका पोटेंशियल सपोज हम v2 लिख लेते हैं, तो v1 v2 के इक्वल होगा, v1 बराबर होगा v2 के। तो v1 कितना आ जाएगा, k q1 डिवाइडेड बाय r1 और v2 होने वाला है k q2 डिवाइडेड बाय r2, क्योंकि चार्ज q1 q2 है ना। तो और ये कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसके सरफेस पे इसके चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है, k2 बाय r होता है, क्योंकि सरफेस के पॉइंट्स के लिए कैसे बिहेव करती है, पॉइंट चार्ज। ओके, शेल थ्योरम के अकॉर्डिंग तो k2 बाय r हो जाएगा इसके सरफेस पे, इसके सरफेस पे k q2 बाय r, इसके k q1 बाय r, तो वो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो कैसे के कैंसिल हो गया, अपने पास यहाँ से q1 कितना आ गया, अगर हम निकालना चाहे तो r को इधर लिख लो, तो दैट इज इक्वल टू q2 इनटू r1 डिवाइडेड बाय r2, ये आ जाएगा। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। फिर पहली वाली को दूसरी में भर देंगे, मतलब दूसरी वाली को कह सकते हैं पहली में भर दो, तो q2 निकल आएगा। तो तुमने करना है पुटिंग सेकंड इन 1, तो उसको पुट करके तुम्हें देख लेना है, यहाँ पे बस q2 बचेगा फिर, और कितना आ जाएगा, मतलब पुटिंग सेकंड इन 1। तो दूसरी को जैसे पहली में भरेंगे तो q1 की वैल्यू यहाँ पे भर देंगे, तो q2 इनटू r1 डिवाइडेड बाय r2 प्लस q2 इक्वल टू q1 प्लस q2। फिर यहाँ से q2 कॉमन आ गया और अंदर कितना रह गया है, r1 डिवाइडेड बाय r2 प्लस 1 इज इक्वल टू q1 प्लस q2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो q2 कितना आ जाएगा, ये अपने पास r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय r2, दिस इज इक्वल टू द q1 प्लस q2। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर, इसके बाद q2 अपने पास आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करने के बाद q1 प्लस q2 मल्टीप्लाई बाय r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2, ये आ जाएगा q2। मतलब इस वाले के ऊपर चार्ज आ गया, यही q2 तुम फर्स्ट में डालोगे ना, इसमें डाल दो सेकंड में, q2 डालोगे तो q1 भी आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से q1 और q2 निकाल लेंगे। तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ऐसे q1 q2 की वैल्यूज दे रखी होगी, तो तुम्हें सीधा यहाँ पे वैल्यूज ही डाल के निकालना शुरू कर देना है। ओके, या ऐसे भी निकाल सकते हो, एंड में वैल्यू डाल दो, तो इस तरह से अपने पास निकल आएगा। इसके अंदर हमने देखो इसके ऊपर जो चार्ज था इस वाले के ऊपर, उसी की वजह से
इसके ऊपर पोटेंशियल लिखा है, इस वाले चार्ज की वजह से इस पे पोटेंशियल नहीं लिखा, उस चीज को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि इसके केस के अंदर हम सिर्फ जो कंडक्टिंग वायर की वजह से चार्ज फ्लो हो गया है उसके बाद इसके ऊपर कितना कितना चार्ज आ जाएगा उसकी बात कर रहे हैं। मतलब हम इसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं ले रहे, मतलब इसकी वजह से इसके ऊपर कितना पोटेंशियल होगा या इसकी वजह से इसके ऊपर, दैट इज नेग्लेक्टेड। ओके, तो वैसे तो होगा, इसकी वजह से इसके ऊपर कुछ होगा, ठीक है, उसको हम नेग्लेक्ट करके जो आंसर निकाल पाएंगे वो इतना आ जाएगा, है ना। मतलब ये है कि जब इनके ऊपर चार्ज Q1 Q2 आ गया, फिर हम इसको दूर ले गए हैं। ओके, बाय द वे एनीवे वी नेग्लेक्टेड दैट थिंग, उसको नेग्लेक्ट कर दिया और इतना हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, आज के लिए इतना ही था, ठीक है। तो अगली बार हम टॉपिक देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझना बड़ा जरूरी है, तो वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके, तो आज के लिए हमने इतना ही देखा।